अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। अगर हम इस वीक की बात करें तो इस वीक 1989 पर ओपन होने के बाद 2010 के हाई बनाए गोल्ड ने और उसके बाद रिट्रीट होकर 1934 के आसपास के लो बनाने के बाद 1978 पर वीकली क्लोजिंग दी है। तकरीबन $11 या आप कह सकते हैं कि आधा परसेंट वीकली बेसिस पर लॉस में जो है वो गोल्ड इस दफा क्लोज हुआ है। अगर हम देखें तो तकरीबन प्रीवियस 2 वीक से जब से सिलिकॉन वैली बैंक्स कोलैप्स हुआ था तब से मार्केट सेंटिमेंट्स को बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस का जो फियर है वही आप कह सकते हैं कि एक तरह से ड्राइव कर रहा है। बैंकिंग क्राइसिस के बावजूद इस वीक फेडरल रिजर्व, बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विस बैंक ने अपने जो रेट्स थे वो इंक्रीज किए। खास तौर पर फेड की बात करें तो फेड ने एज एक्सपेक्टेड 25 बीपीएस का ही रेट हाइक किया, बट इसके साथ फ्यूचर रेट हाइक पर फेड चेयरमैन ने एक डोविश हिंट दिया। यानी फेड अब जो है वो मई में 25 बीपीएस का रेट हाइक करने के बाद 5.25% पर पिवट या रेट पास कर सकता है, जिसको प्रीवियस मार्केट 5.5 और इवन 6% के आसपास देख रही थी बैंकिंग क्राइसिस से पहले, जिससे डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड हमें सॉफ्ट साइड पर नजर आए और गोल्ड ने दोबारा से 2000 के लेवल को जाकर टेस्ट किया। बट एफओएमसी मीटिंग के बाद यानी वेडनेसडे के बाद थर्सडे को जो इंट्राडे वीडियोस थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मेरे ख्याल में फेड अब जो है वो कंडीशन बेस्ड या डाटा डिपेंड रहेगा, क्योंकि फेड चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोवे सिग्नल तो दिया लेकिन कुछ आप कह सकते हैं कि ज़्यादा क्लैरिटी जो थी वो हमें नहीं मिली। आसान लफ्ज़ों में मेरे कहने का मतलब ये है कि फेड अब नेक्स्ट जो है वो करंट सिचुएशन जो होगी उसको देख कर ही चलेगा, उसको देख कर ही अपने नेक्स्ट मूव जो है वो डिसाइड करेगा। यानी अगर बैंकिंग क्राइसिस जो है जो फिलहाल मार्केट पर असरअंदाज हो रहा है वो आने वाले दिनों में मज़ीद डीपर होता है, यानी आने वाले दिनों में कुछ और बैंक्स भी आपको, कुछ और जो बैंक्स हैं उनमें आपको क्राइसिस देखने को मिलता है, तो फिर ये मुमकिन है कि फेड डोविश रहने के साथ साथ फिर इसी साल रेट कट की तरफ भी जा सकता है, जिसको रिसेंटली तो फेड चेयरमैन ने डिनाई किया है। लेकिन अगर बैंक क्राइसिस जो है वो डीपर हो गया तो फिर ये चीज़ भी हमें नज़र आ सकती है। तो अगर ये कंडीशन या ये सिनेरियो या ये सेंटिमेंट्स मार्केट में रहते हैं तो फिर आपको गोल्ड को जो है वो डिमांड देखने को मिलेगी, यानी गोल्ड जो है वो डिमांड में रहेगा एज अ सेफ इवन। ऑन द अदर साइड अगर बैंकिंग क्राइसिस मजीद डीपर नहीं होता, सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपने रीजनल बैंक्स को रेस्क्यू करते हैं या मजीद किसी जो बैंक है उसमें हमें क्राइसिस नज़र नहीं आता, तो फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट पर जो एक बैंकिंग फेयर का जो एक हमें नज़र आ रहा है असर, वो फिर आप कह सकते हैं कि एक तरह से ज़ाहिर हो सकता है और फेड दोबारा से डाटा फोकस हो सकता है। और डाटा जो है वो फिलहाल हमें यूएस का स्ट्रॉन्ग साइड पर ही नज़र आ रहा है। तो इसलिए अगर ये जो बैंकिंग क्राइसिस का फेयर है ये ज़ाहिर होता है तो फेड इन्फ्लेशन से बैटल को आप कह सकते हैं कि दोबारा से अग्रेसिवली जारी रख सकता है और दोबारा से आप कह सकते हैं कि फ्यूचर रेट हाइक हमें हायर साइड पर फिर रिवाइज होते नज़र आ सकते हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि गोल्ड हमें अंडर प्रेशर नज़र आ सकता है। यानी आने वाले दिनों में सम अप या खुलासा मैं करूं तो बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस जो है वही गोल्ड और फॉरेक्स मार्केट को आप कह सकते हैं कि मूव करेगा। और अभी जो दो कंडीशंस हमने डिस्कस की हैं इन्हीं में यही दो कंडीशन आपको नज़र आ सकती हैं डिपेंडिंग ऑन बैंकिंग क्राइसिस कि वो किस, उसका जो ऊँट है वो आप कह सकते हैं कि किस करवट बैठता है, तो वो फिर आपको ये दो कंडीशन नज़र आ सकती हैं जिस तरफ फिर बैंकिंग सेक्टर जाएगा।
बाकी आप मुझको इन अपडेट्स के लिए यानी डाटा और न्यूज़ की अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ग्रुप में ऐड होने से आपको गोल्ड, यूरो और पाउंड वगैरह में ट्रेड करने में हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो डाटा की अपडेट्स होती हैं उनमें भी आपको एज रहेगा। जैसे कल के जो पीएमआई नंबर्स थे उनकी अपडेट्स जो गोल्ड के लिए नेगेटिव थे तो उसकी अपडेट सिर्फ मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी। तो चलें जी, नेक्स्ट वीक की बात करते हैं। सबसे पहले हम नेक्स्ट वीक के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं, इम्पोर्टेंट डाटा और उसके इम्पैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चार्ट्स की तरफ चलेंगे। यह है जी मंडे 27th, जर्मन का बिजनेस क्लाइमेट है और उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है उनकी स्पीच है। ट्यूसडे की बात करें तो दोबारा से बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर है उनकी स्पीच है और उसके साथ एक एफओएमसी मेंबर की स्पीच भी है। तो याद रहे कि करंट सिचुएशन में फेड मेंबरान के कमेंट्स का ख्याल रखिएगा। अब अगर कल की बात करें तो कल फ्राइडे को एक फेड मेंबर बुलेंड ने भी कमेंट्स पास किए और उन्होंने कहा कि रेट्स को अभी मजीद बढ़ाना चाहिए, इवन 5.5 और 5.7% तक, यानी जो करंट लेवल हैं इससे मजीद 75 बीपीएस बढ़ाने चाहिए। जिसके बाद भी अगर हम देखें तो गोल्ड पर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आया और गोल्ड उसके बाद हमें तकरीबन रेड में ही नज़र आया। तो इसलिए फेड मेंबरान के जो कमेंट्स होंगे उन पर आपने नज़र रखनी है। उसके बाद ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। वेडनेसडे की बात करें तो पेंडिंग होम सेल्स नंबर हैं, इसके अलावा कोई ख़ास डाटा नहीं है। थर्सडे आप कह सकते हैं कि जर्मन के सीपीआई नंबर्स हैं, लेकिन मेन डाटा जो रहेगा थर्सडे को इम्पोर्टेंट नंबर रहेंगे, वो रहेंगे यूएस के जीडीपी नंबर्स। तो ये नंबर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस टाइम मार्केट वोलेटाइल हो सकता है तो ख्याल रखिएगा। उसके बाद फ्राइडे को ईसीबी की जो प्रेसिडेंट है उनकी स्पीच है। यूरोजोन के सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो नंबर रहेंगे, अगर आप कहें कि नेक्स्ट वीक का सबसे इम्पोर्टेंट नंबर थर्सडे के जीडीपी के बाद ये वाले नंबर रहेंगे। कौन से? वो हैं यूएस के पीसीई और कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स। फेड जो है इस नंबर को बड़ा क्लोजली वॉच करता है। इसे फेड की इन्फ्लेशन गेज भी कहते हैं और एक तरह से ये डायरेक्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट पर असरअंदाज होते हैं। तो ये नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ख़ास तौर पर गोल्ड प्राइसेस के लिए भी। इसके साथ पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग, शिकागो पीएमआई, मिशिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस हैं और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक भी हमें नज़र आएगी। तो डाटा वाइज अगर हम देखें तो मेन जो है वो थर्सडे और फ्राइडे रहेगा जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं। इसके अलावा तो मार्केट जो है वो आप कह सकते हैं कि जो बैंकिंग क्राइसिस फेयर है उसी पर मूव करती हमें नज़र आएगी। तो चलें जी, चलते हैं चार्ट की तरफ। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। यह है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अगर हम देखें तो ये हमारी बात हुई थी 1 2 3 4 5, ये क्लोजिंग हुई थी। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो दोबारा से 102 और इवन 101 के आसपास के लो बना सकता है। तो फेड की जो मीटिंग थी उसकी में डोवेज टोन की वजह से इसमें आप कह सकते हैं कि ये शॉर्ट साइड पर रहा और तकरीबन 102 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद रिकवरी दिखाते हुए दोबारा से 103 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो इम्पोर्टेंट जो अब इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो यही एरिया रहेगा। अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता डॉलर इंडेक्स तो दोबारा से आप कह सकते हैं कि 102 और 101 की तरफ जा सकता है। ठीक है जी। ऑन अदर साइड अगर इसके ऊपर डेली क्लोज देता है 103 के, जो ये हमारी रेजिस्टेंस है, एग्जैक्ट नंबर मैं बताता हूँ आपको, तो ये तकरीबन 103 103 60 के आसपास का है। ठीक है जी। इसके ऊपर डेली क्लोज का मतलब होगा दोबारा से 105 70 80 का एरिया। ये एरिया अब हमें एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो दिसंबर 1 दिसंबर के बाद से अब हम मार्च हमारा एंड होने वाला है तो 1 2 3 3 दफ़ा इसने इस लेवल को टेस्ट किया है।
लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया डॉलर इंडेक्स के लिए रहेगा। इसके ब्रेकआउट पर हमें फिर एक अच्छा अपसाइड मूव नज़र आ सकता है, वरना यही रेंज अगर आपके सामने रहती है तो इसमें फर्स्ट सिनेरियो ये है, अगर ये दोबारा से अपने इस लेवल को टेस्ट करके अपने लॉस की तरफ जाता है तो गोल्ड प्राइस में हमें हायर साइड देखने को मिलेगा। और अगर ये 103.60 के ऊपर क्रॉस करता है तो ये दोबारा से 105.70 के आसपास जा सकता है, जिससे गोल्ड पर हमें प्रेशर नज़र आएगा। अब हम चलते हैं जी गोल्ड की मेन रिवाइवल यानी यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। अब अगर आपको याद हो तो ट्यूसडे वेडनेसडे की इंट्राडे वीडियो में जब एफओएमसी मीटिंग थी को डिस्कस किया था हमने, तो ये यहाँ ट्रेड कर रही थी 360 के आसपास। तो मैंने आपको कहा था कि यही एक लेवल है इसके लिए, मेक इट और ब्रेक इट लेवल। ये अगर इस एरिया पे फेल हुई तो दोबारा से अपने लोज तक जा सकती हैं। तो सेम वैसा ही हुआ, ये यहाँ पर जो फेलियर था उसने लीड किया और बॉन्ड यील्ड ने दोबारा से 330 के आसपास के लो बनाए, जिससे गोल्ड में आपको रिकवरी देखने को मिली। तो अब हमारा जो सिनेरियो रहेगा वो क्या रहेगा वो हम देख लेते हैं। वो रहेगा जी ये, अगर ये एरिया होल्ड रहता है, ये एरिया ब्रेक नहीं होता सपोर्ट एरिया, तो बॉन्ड यील्ड्स आपकी दोबारा से 360 तक जा सकती हैं फर्स्ट टारगेट। अगर ये 360 तक जाती हैं तो गोल्ड आपका 1935 के आसपास आपको नज़र आएगा। ऑन अदर साइड अगर ये इस लो को ब्रेक कर देती हैं तो ये दोबारा से 3% और इवन इससे भी लो जा सकती हैं, जिससे गोल्ड आपको 2000 और इवन इससे हायर साइड पर देखने को मिल सकता है। तो जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है तो इसमें जो है अप साइड का जो टिल्ट है वो बरकरार रहेगा। इसके नीचे फिर हम इसको फ्रेश वीकनेस इसमें देखेंगे। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के डेली चार्ट की तरफ। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अब अगर आप रिकॉल करें या आपको याद हो माजरत, तो फर्स्ट हमारी ये बात हुई थी कि मजीद गोल्ड जो है फर्स्ट वो कुछ गेन देने के बाद उसके बाद हमें एक शार्प करेक्शन नज़र आ सकती है। तो अगर हम देखें तो सेम जो है वो हमें मंडे को 1 2 3 4 5, हाँ जी, मंडे को 2010 के हाई बनाए यानी मजीद गेन देखने को मिला और उसके बाद एक शार्प करेक्शन आई जो हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और गोल्ड 1935 के आसपास तक चला गया था। और अगर आपको याद हो तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये एक की स्पोर्ट एरिया रहेगा। मैंने आपको बताया था 1938 से 1935 का एरिया, और ये भी कहा था कि एफओएमसी तक ये जो एरिया है ये गोल्ड प्राइसेस को होल्ड रख सकता है। और यही एरिया अगर आप देखें कि इसने होल्ड रखा, और हमने कहा था कि वो डिपेंड करेगा एफओएमसी के आउटकम पर, लेकिन उससे पहले ट्यूसडे और वेडनेसडे को अगर आप देखें तो यहीं पर प्राइसेस होल्ड रही, और उसके आउटकम के बाद फिर हमें वो अपसाइड देखने को मिला। तो अब हम नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3 यानी 3 दफ़ा ट्राई किया गोल्ड ने इस लेवल को ब्रेक करने को, लेकिन डेली बेसिस पर गोल्ड इसको ब्रेक नहीं कर सका। कौन सा लेवल है वो है जी 2000 का। तो अब अगर हम देखें तो इमीडिएट जो रेंज हमें नज़र आ रही है गोल्ड प्राइसेस में वो है 1958-60 से नीचे वाला जो एरिया, ठीक है, और ऊपर साइड है हमारे पास 2000 से 2010 का एरिया। ये आपके पास इमीडिएट रेंज है, इस रेंज में गोल्ड प्राइसेस जो है वो ट्रेड कर सकती हैं। इसके रेंज, ये जो रेंज मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इसके ब्रेकआउट पर फिर आपको नेक्स्ट मूव मिलेगा। यानी अगर गोल्ड 1958-60 के नीचे डेली क्लोज देता है तो फिर दोबारा से गोल्ड में आपको एक सेलिंग नज़र आ सकती है। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 1935-38 का एरिया, ये वाला एरिया, और इसके नीचे 1900 और 1875 के लेवल फिर जो है वो गोल्ड टेस्ट कर सकता है। ऑन अदर साइड अगर गोल्ड 1960-58 के एरिया होल्ड रखता है तो फिर गोल्ड प्राइसेस में हमारा अपसाइड का जो टिल्ट है वो बरकरार रहेगा। अपसाइड पर मजीद गेन आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन मजीद गेन के लिए आप कह सकते हैं कि 2000 के अबव डेली क्लोज गोल्ड को देना होगा। ये यहाँ पर जो भी हमने डिस्कस किया है कि इसके ऊपर डेली क्लोज दे नहीं पा रहा, तो इसके ऊपर अगर डेली क्लोज देगा तो इसका मतलब होगा कि जो नेक्स्ट लेवल है वो है गोल्ड के लिए 2035 और 2075 के लेवल। ठीक है जी।
उनको फिर गोल्ड जाकर टेस्ट कर सकता है। याद रहे कि हम जितने लेवल यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो डेली क्लोजिंग बेस पर हैं, ठीक है जी। तो वीकली बेसिस पर गोल्ड में हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। उससे पहले अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर किया करें, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। रेजिस्टेंस एरिया हमारा सेम ही है लास्ट वीक वाला, यानी 2035। इसके ऊपर गोल्ड आपका 2075 और इवन फिर न्यू हाइज की तरफ भी जा सकता है। दूसरी साइड पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी हमारा सेम है लास्ट वीक वाला, यानी 1875 का लेवल अच्छा सपोर्ट एरिया है। ये अगर ब्रेक करता है गोल्ड तो गोल्ड आपको 1850 और 1830 के लेवल फिर दिखा सकता है। अगर हम गोल्ड के ट्रेंड की बात करें तो फिलहाल जो गोल्ड का ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मंडे को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।